हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। इस किले में सलीम शाह की मौत के बाद कई मुग़ल यहाँ आकर रुक कर गए थे। हुमायूं यहाँ 3 दिन तक रुका था और जहांगीर ने यहाँ पुल का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में रेलवे ट्रैक बना दिया। औरंगज़ेब इस किले को लाल किले से जोड़ा था और औरंगज़ेब ने शासन में इसे मुख्य कारागार के रूप में प्रयोग किया जाता था। औरंगज़ेब ने अपनी बेटी ज़ेबुनिसा को इस किले में कैद कर दिया था, जहां 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी रूह आज भी इस किले में भटकती है। इसकी पूरी कहानी का रहस्य किसी को मालूम नहीं है। इस किले को अब एक स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दैनिक अखबारों में भी सलीमगढ़ किले के बारे में लिखा है। यहाँ रात को पहरा देने वाले चौकीदारों को किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं और जब वो उस आवाज़ की ओर जाते हैं तो वे गायब हो जाती है। उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इस किले में आज भी उन कैदियों की आत्मा है जो यहाँ तड़प तड़प कर मर गए थे, या फिर औरंगज़ेब की बेटी की रूह इस किले में भटक रही है? जो भी इस किले में कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस किले को रहस्यमय बनाए हुए है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। विला आज से लगभग 70-80 साल पुराना घर है और इस बंगले में बेंगलोर के मशहूर वकील डॉक्टर वास की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां डोइस वास और वेरा वास यहाँ रहती थीं। इस बंगले में एक दिन किसी ने चाकू मारकर डोइस की हत्या कर दी थी, जिसकी उम्र 75 के आसपास होगी। उसको मारने के बाद उसको इसी बंगले में उसकी लाश को दफन कर दिया। कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हालांकि मेरा इस घटना के बावजूद भी इस घर में रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन की यादें उस घर में थीं, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसको ये घर छोड़ना पड़ा और तब से लेकर आज तक इस घर में कोई रहने नहीं आया। और ऐसा लोग मानते हैं कि डोइस की आत्मा आज भी इस घर में भटक रही है। जब आप इस घर को बाहर से देखेंगे तो यह घर आपको बड़ा डरावना लगेगा और इस घर के बाहर बड़ी बड़ी हालत में जर्जर कार भी खड़ी हुई है। इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए हुए और उन्होंने घर में टूटे फूटे सोफ़े, टेबल, कुर्सियां और कई शीशों के सामान देखे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि इस घर पर ज़रूर किसी आत्मा का कब्जा है। यह घर अब बेंगलोर में प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि डोइस की आत्मा भी इस घर में रहती है और वे किसी को इस घर में रहने नहीं देती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन अमोल अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में इस चौल के करीब इनकी गाड़ी खराब हो गई। वे सड़क रात को एकदम सुनसान रहती है और रात को वहां से कोई नहीं गुज़रता। बेचारे अमोल का मोबाइल नेटवर्क भी वहां काम नहीं कर रहा था, जिससे वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला सका। अमोल कार से बाहर निकला और उस चाल में मदद के लिए गया, लेकिन वह चाल एकदम सुनसान थी। एक भी इंसान बाहर नहीं था। अमोल एक घर के बाहर
दरवाज़ा खटखटाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे करते करते वे 4-5 दरवाज़े को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अमोल चिल्लाकर बोलने लगा कि ये बस्ती वाले कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते। तभी वहाँ एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रात होने के बाद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। ये सुनकर अमोल हैरान हो गया। उधर उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। थोड़ी देर में निराश होकर वह बाहर चबूतरे पर बैठ गया। तभी पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला। अमोल दौड़ा दौड़ा ऊपर उस मंजिल पर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी और बोली, बेटा तुम अपनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? अमोल ने सारा किस्सा बताया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तब बूढ़ी औरत ने बताया कि वो 30 साल पहले तक अस्पताल में दवाई का काम करती थी और नेहा को लाने को बोला। अब अमोल नेहा को लेकर आ गया। उसने नेहा को देखा और कुछ दवाइयाँ लाने को बोला। अब अमोल दवाइयाँ लेने गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में तो कोई दुकान ही नहीं थी। अमोल काफ़ी चक्कर काटकर निराश होकर लौट गया। अब वो उसी बूढ़ी औरत के कमरे की ओर गया और देखकर चौंक गया कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस से चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो कोई कई साल पहले ही मर चुकी है। अब अमोल को काफ़ी घबरा गया। उसने पत्थर से पटक पटक कर ताला तोड़ दिया और अंदर गया। उस कमरे में देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। अमोल चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसको दिखी और बोलने लगी, कई साल मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए और मोहल्ले के एक इंसान ने मेरी मदद नहीं की और तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। तब से यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अमोल अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोता हुआ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। उस 6000 फीट ऊंचे इस पहाड़ी की घाटी में केवल 2 जनों के अलावा कोई नहीं जाता। वो दोनों स्थानीय लोग हैं जिनको मरे हुए लोगों की लाशों को पहाड़ी से ऊपर चढ़ाने पड़ता है। जब इन दोनों ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया कि वे जब वो लाशें लेने के लिए पहाड़ी की गहराई में जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाशों की हालत देखकर आपको उल्टी हो जाएगी। किसी का पेट पिचक गया और किसी की आँखें और किसी के कान बिखरे पड़े हैं। वे दोनों उस पहाड़ी के तल में जाने से पहले पूजा करते हैं और जाते वक्त अपने साथ नींबू ले जाते हैं, जिससे प्रेत आत्माओं से वे बचे रहें। उनका कहना है कि जब वे लाशों को बोरी में भरकर कंधे पर उठाकर ले जाते हैं तो उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। वे दोनों कभी रात को घाटी में नहीं रुकते हैं, क्योंकि रात को वहाँ अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। केरल के एक लड़के ने यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो किस्मत से बच गया और 4 दिनों तक पेड़ पर लटका रहा। उसने बताया कि उसने एक औरत और उसके बच्चों को उसी घाटी में देखा है और उसने पायल की आवाज़ें भी सुनी। इसके अलावा उसने कई पारलौकिक शक्तियों को महसूस किया। उस लड़के को बचा तो लिया गया, लेकिन उसने अपने हाथ और पैर खो दिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी आज से 12 साल पुरानी है। तब मैं 6 क्लास में पढ़ता था। हमारे घर के पास में एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर के लोग प्रेत बाधित बताते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घर की खिड़की
दरवाजे सब टूटे हुए हैं। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतहा घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो अपनी चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन मेरे ज़्यादा समझाने पर वे राज़ी हो गए। हम टूटी दीवार से घर के आंगन में आए। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी, जहाँ से अंदर जाना आसान था। हम वहाँ से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर में अजीब बदबू आ रही थी। हम घर की चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक दीवार पर कोयले से लिखा रहा था, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचा कि मजाक करने के लिए कोई लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। यह देखकर मेरे दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरा और उनको ऊपर ले गया। ऊपर 3 कमरे थे, जिसमें एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे, जो पूरी तरह गल चुके थे। तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था, मेरा सिर दाएं कमरे में है, धड़ बाएं कमरे में है। ये देखते ही मेरे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें जकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे में जाकर धड़ ढूंढने लगे और वहाँ पर एक बक्से में एक सड़ा गला शव पड़ा था। इस बारे में तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी हकीकत किए वहाँ से नहीं जाने वाला था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमने पीछे से कोई परछाई दिखी और हमने देखा कि वे किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए निकल पड़े। मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं इसे भूतहा घरों में तहकीकात करने से डरता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। इंग्लैंड के कैंट इलाके में प्लंकटी नाम का एक गांव है। इस गांव वालों का मानना है कि इस गांव में 12 अलग अलग भूतों को देखा जाता है। एक ही गांव में इतनी घटनाओं के बारे में सुनकर आसपास के गांव वाले भी इस गांव से नहीं गुजरते। आइए हम इन 12 भूतों के बारे में संक्षिप्त में बातें करते हैं। पहला भूत एक लाल औरत का है, जो अपने खोए बच्चे को ढूंढती दिखाई देती है। दूसरा भूत सफ़ेद औरत का है, जो वहाँ की लाइब्रेरी में उड़ती दिखाई देती है। तीसरा एक भूतिया घोड़ा गाड़ी है, जो अक्सर लोगों को नज़र आती है। चौथा भूत एक खानाबदोश औरत का है, जो चिलम पीते हुए दिखाई देता है। पांचवा भूत एक अध्यापक का है, जिसने वहाँ फांसी लगा दी थी। छठा भूत एक चक्की वाले का है, जिसकी परछाई लोगों को अंधेरे में दिखाई देती है। सातवां भूत एक कर्नल का है, जिसने भी यहाँ फांसी लगा ली थी। आठवां भूत एक आदमी का है, जो रेल के नीचे कटकर मर गया था। नौवां भूत एक साधु का है, जो अक्सर गांव में दिखता है। 10वां भूत एक औरत का है, जो कोर्ट के बाहर दिखाई देता है। 11वां भूत एक फादर का है,
जो चर्च में दिखाई देता है 12वां भूत एक लुटेरे का है, जिसे गांव वालों ने तलवार से मार दिया था। इस तरह से 12 भूत इस गांव में अलग अलग कोनों में लोगों को नज़र आते हैं। हालांकि ये लोगों को परेशान नहीं करते, फिर भी लोग इनसे बहुत सहमे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थीं। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाने गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्तों में एक घने जंगल से गुजरना था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंक्चर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर को बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रहीं और हम 25 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से ढाबा बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर गईं। तभी वे बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ ज़ोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगीं। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुँचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम को पूछा कि बस गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे पेट्रोल पंप पर गए थे। यह सुनकर हमारे जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस ढाबे पे मौजूद बूढ़े आदमी को बाय कर रही थीं। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैंने ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृति दिखाई दे रही थी।
तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसकी असलियत कोई नहीं जानता। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए और वहां अपनी पिकनिक एंजॉय करके वापस दूसरे रास्ते से लौट आए। घर पर जब मैंने आकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो उन्होंने गांव में ही एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने घर में यज्ञ कराने को कहा और घर में यज्ञ होने के बाद मेरा दिमाग भी शांत हो गया और फिर मुझे कभी ये सब महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानियाँ आपको कैसी लगीं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।